नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। गुजरात के आनंद में सहकारिता मंत्री अमर शाह ने कहा, दुग्ध उत्पादक किसानों के आर्थिक विकास और डेयरी उद्योग की सफलता में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और त्रिभुवन दास पटेल का महत्वपूर्ण है योगदान। असम कृषि विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने सरसों के साग को 2 उच्च उपज वाली किस्में और मिर्च की एक किस्म की विकसित विश्वविद्यालय के बागवानी विभाग द्वारा 5 साल के निरंतर शोध के बाद मिली है ये सफलता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 28 अक्टूबर तक चलने वाले सिल्क एक्सपो का किया उद्घाटन। सीएम ने रेशम मित्र पत्रिका का विमोचन किया और 16 कृषकों, उद्यमियों, संस्थाओं व डिजाइनरों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेशम रत्न सम्मान किया प्रदान। गंभीर चक्रवाती तूफान दाना के कारण बंगाल और उड़ीसा में हाई अलर्ट। 14 तटीय जिलों में आज से स्कूल बंद। प्रभावित इलाकों से गुजरने वाली 150 से अधिक ट्रेनें भी रद्द। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के आनंद में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के हीरक जयंती और त्रिभुवन दास पटेल की जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि दुग्ध उत्पादक किसानों के आर्थिक विकास और डेयरी उद्योग की सफलता में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और त्रिभुवन दास पटेल के महत्वपूर्ण योगदान है। जिसकी कर्मठ जीवन की व्याख्या शायद ही विश्व में कोई कभी कर पाएगा। पूरा जीवन काम करने के बाद आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो व्यक्ति को ना नाम मिला ना दाम मिला, मगर परिणाम देखे, देश के 5 करोड़ पशुपालक आज अब सुख चैन की जिंदगी जीने के रास्ते पर। त्रिभुवन भाई ने अपने समग्र जीवन में स्व को पिघालकर, अपने आप को पिघलाकर देश के गरीब कृषकों को और विशेषकर कृषि के साथ जुड़ी हुई, पशुपालन के साथ जुड़ी हुई भारत की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक अनूठे विचार के साथ काम। वहीं अमित शाह ने कहा कि जिस तरह से अमूल ने दुग्ध उत्पादन, पशुपालन, प्रसंस्करण जैसे अनेक क्षेत्रों में काम किया है, उसी तरह आजादी के बाद महिला सशक्तिकरण के लिए भी बहुत बड़ा काम किया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि आज देश में सहकारी संस्थानों के अथक प्रयास से देश के लाखों किसान परिवारों, माताओं, बहनों के जीवन में खुशहाली आई है। हम विश्व में सबसे बड़े दूध के उत्पादक हैं। 231 मिलियन टन के उत्पादन के साथ हमने अमेरिका को पीछे छोड़कर विश्व में नंबर 1 प्राप्त किया है। हमारा काम है कि 8 करोड़ ग्रामीण परिवार रोज दूध का उत्पादन करते हैं। इसमें सिर्फ 1.5 करोड़ ही कोऑपरेटिव सेक्टर में है। इसका मतलब है बाकी 6.5 करोड़ का आज भी शोषण हो रहा है। उनको उचित दाम नहीं मिल रहा है, कई बार उनको दूध फेंक देना पड़ता है। हमारा काम है कि 8 के 8 करोड़ किसान कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से अपने पसीने का पूरा मूल्य प्राप्त करें। इस दिशा में एनडीडीबी को आगे बढ़ना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 से 28 अक्टूबर तक चलने वाले सिल्क एक्सपो का उद्घाटन किया। सीएम ने रेशम मित्र पत्रिका का विमोचन किया और 16 कृषकों, उद्यमियों, संस्थाओं व डिजाइनरों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेशम रत्न सम्मान प्रदान किया। सीएम ने यहां लगी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस मौके पर 16 कृषकों, उद्यमियों, संस्थाओं को दिया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेशम रत्न सम्मान दिया गया। मुख्यमंत्री ने रेशम मित्र पत्रिका का भी विमोचन किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि 2017 में भाजपा सरकार आने के बाद प्रदेश ने परंपरागत उत्पाद को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।
उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने परंपरागत उत्पाद के लिए पॉलिसी बनाई है। इस फील्ड की संभावनाओं को जमीनी धरातल पर उतार करके उत्तर प्रदेश को एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक राज्य के रूप में भी अन्य राज्यों की तुलना में खड़ा कर सके, उसके लिए जो भी इंसेंटिव की व्यवस्था करनी, वो सब चीजें समयबद्ध तरीके से अगर आगे बढ़ता है तो मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश की संभावनाओं को हम बहुत बेहतर तरीके से देश और दुनिया के सामने इस फील्ड में भी कर सकते हैं। असम कृषि विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने सरसों के साग की 2 उच्च उपज वाली किस्में और मिर्च की एक किस्म विकसित की है। इसमें असम के कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। विश्वविद्यालय के बागवानी विभाग द्वारा 5 साल के निरंतर शोध के बाद ये सफलता मिली है। उद्यान विभाग के प्रमुख डॉक्टर उत्पल कोटोकी का कहना है कि किसानों को उत्पादन बढ़ाने और असम में इन प्रमुख फसलों की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद करने के लिए कजली और लाइका नाम की नई सरसों की हरी किस्में और प्रबली नामक मिर्च की किस्म विकसित की गई है। सरसों का साग असमिया व्यंजनों में पारंपरिक और लोकप्रिय पत्तेदार सब्जी है, लेकिन अधिक उपज देने वाली किस्मों की कमी के कारण किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। The Department of Horticulture has developed 2 varieties of Laika, that is mustard green variety. One is Laika, one is Kajoli, and these 2 varieties are very important because this is giving the yield of 400 to 400 quintals per hectare, and which is very high yield, and because of that the economy of the farmers of the state can be enhanced by growing these 2 varieties. और रबी के सीजन से ही चने और सरसों की बुआई का समय शुरू हो जाता है। ऐसे में किसान अधिक पैदावार प्राप्त कर अपनी आमदनी बढ़ा सकें, इसके लिए मध्य प्रदेश कृषि विभाग द्वारा किसानों को चने के अधिक उत्पादन देने वाली चने की नवीन किस्मों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। कृषि विभाग द्वारा चने की नवीन किस्में जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है एवं उसका उत्पादन भी अधिक होता है, ऐसी किस्मों का चयन करने की सलाह दी गई है। कृषि विभाग के अनुसार किसान चने की नई किस्में आरवीजी 202, आरवीजी 203, आरवीजी 204, आरवीजी 205, जेजी 24, जेजी 36 की बुआई करें। कृषि विभाग द्वारा जिले के बीज निगम, बीज उत्पादक समितियों एवं निजी विक्रेताओं के पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जा रही है। बंगाल की खाड़ी में आ रहे गंभीर चक्रवाती तूफान दाना के कारण बंगाल और ओडिशा में हाई अलर्ट जारी किया गया है। भीषण चक्रवाती तूफान दाना के बृहस्पतिवार की रात को लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पुरी और सागर द्वीप के बीच उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के समुद्र तट को पार करने की आशंका है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार दाना ओडिशा तट के भितरकनिका और धमरा के बीच दस्तक देगा। इससे निपटने के लिए ओडिशा और पश्चिम बंगाल ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। तूफान से प्रभावित होने वाले इलाकों से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। ओडिशा में 14 तटीय जिलों में आज से स्कूल बंद रहेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल के 9 तटीय जिलों में स्कूलों को आज से बंद रखा गया है। इसके अलावा प्रभावित इलाकों से गुजरने वाली 150 से अधिक ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं। भारतीय तटरक्षक बल हाई अलर्ट पर है। उसने चक्रवाती तूफान दाना के कारण पैदा होने वाली किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए अपने जहाज और प्लेन तैनात कर दिए हैं। वहीं एनडीआरएफ की 7वीं बटालियन की 5 टीमें देर रात निकासी और बचाव कार्यों के लिए आवश्यक उपकरणों के साथ राजधानी भुवनेश्वर से प्रभावित जिलों के लिए निकल चुकी हैं। चक्रवाती तूफान दाना के कारण बंगाल और ओडिशा में हाई अलर्ट जारी किया गया है। भीषण चक्रवाती तूफान दाना के बृहस्पतिवार की रात को लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पुरी और सागर द्वीप के बीच उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के समुद्र तट को पार करने की आशंका बताई जा रही है। खासतौर पर ओडिशा में हाई अलर्ट की स्थिति है। प्रशासन की ओर से लोगों को लगातार सतर्क किया जा रहा है। लोगों को घरों में ही रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। हमें वहाँ पर है हमारे जिला कलेक्टर साहब का और डिपार्टमेंट में पर वो उड़ीसा गवर्नमेंट सरकार की डायरेक्शन में हमारे जो लोग हैं सबको अवेयरनेस किया है। कोई भी छिलके के अंदर में नहीं जाइए और उसके बाद हमारा जो ड्रेन है उसको भी साफ कर दिया है
कोई भी स्थान पर वाटर लगी नहीं होगा और हम पूरी तरह से तैयार है। जो भी होगा सबको सामने करेंगे। इवैक्यूएशन के लिए हमारा जो 2-3 लोकेशन है उसको भी हमने अवेयरनेस किया है और उनके लिए सब कुछ अरेंज किया है। ड्रिंकिंग वाटर, ड्राई फ्रूट्स और कुकिंग फूड सब कुछ पूरी तरह से तैयार है। अभी जो सरकारी का जो नियम अनुसार है, जो तूफान आने वाला है, इसीलिए सभी लॉन्च यात्रा करने के लिए बंद है मनुष्यों के सेफ के लिए। इसीलिए हम अभी ट्रांसफर कर दूसरा जगह लेने के लिए और सब हम तैयार है। 25-26 2 दिन बंद रहेगा। यात्री के सुविधा के लिए ये सब कर रहा है डिपार्टमेंट। हम लोग बता दिया है कि वो साइक्लोन आ रहा है, जो गवर्नमेंट का जो आया है जो ये मत करो, ये मत करो गाइडलाइन है, उन लोगों को बता दिया है और माइकिंग वो चला रहे हैं। हम लोग जो सागर मित्र वहाँ पर हर रोज है, FLC जो है ना हम लोग का, वहाँ पर बता रहे हैं मत जाओ उन लोग को वहाँ पर। वो 26 तारीख को रहेगा उन लोग का। कि माइक लेकर आया था गाड़ी लेकर, उसमें बोला, इसलिए हम नहीं गया काम पर, किनारे में रखा है, झील के अंदर नहीं जाता हूँ। अभी ऐसे में रहा किनारे में, नाव के ऊपर हम सुरक्षा में रखा है। और कर्नाटक के बेंगलुरु में बीते 3 दिन से जारी भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। भारी बारिश के चलते कल ढही निर्माणाधीन इमारत से अब तक 5 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। दुर्घटना में अब तक 13 लोगों को बचाया गया है, जबकि कुछ लोगों के अभी भी दबे होने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक भारी बारिश का दौर अभी कुछ और दिन जारी रहेगा। इसके चलते आज भी स्कूलों में छुट्टी है। उत्तर बेंगलुरु स्थिति ज्यादा खराब है। और एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण मामले में हलफनामा दाखिल किया है। पराली जलाने और दिल्ली में बढ़ रहे वायु प्रदूषण के मामले में हुई पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन को हलफनामा दायर करने का निर्देश देते हुए कहा था कि वो दोनों राज्यों के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने हलफनामे के माध्यम से पंजाब और हरियाणा सरकार से कई सवाल पूछे हैं। हलफनामे में कहा गया है हलफनामे में कई बातें पूछी गई हैं हरियाणा और पंजाब सरकार से कि 15 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच हरियाणा में 601 और पंजाब में 1289 पराली जलाने की घटनाएं हुई हैं। कड़ी चेतावनी और कोर्ट के आदेश के बाद भी पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं पर रोक नहीं लगी है। दोनों राज्यों की सरकारें इन घटनाओं को रोकने में नाकाम रही हैं। और साथ में ही ये सवाल भी पूछा गया है कि कमीशन ने अधिकारियों को नोटिस जारी करके भी पूछा था कि क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जानलेवा प्रदूषण से घिर चुकी है। चारों तरफ धुंध की चादर लिपटी हुई नजर आ रही है। दिल्ली NCR में प्रदूषण खतरनाक स्थिति पर पहुंच गया है। दिवाली से पहले ही पूरी दिल्ली धुआं सी हो गई है। इधर पंजाब और हरियाणा में बड़ी तादाद में पराली जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे वहां की हवा दिल्ली का रुख कर रही है और यहाँ हालात बदतर हो रहे हैं। आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के करीब दर्ज किया गया है। ये बेहद खराब स्थिति में है। लोगों को सांस लेने में भी कठिनाई हो रही है। सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी विकास का लाभ उठाते हुए केंद्र सरकार ने 2016 में डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण प्रोग्राम लागू किया। सरकार के इस कदम का उद्देश्य संपत्ति संबंधी विवादों में कमी लाना, लैंड मैनेजमेंट प्रशासन में पारदर्शिता लाना है। देश भर में अभी तक 6,26,000 लैंड रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण, 223 लाख मानचित्रों का डिजिटलीकरण और 5,000 से अधिक सब रजिस्ट्रार कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण हो चुका है। सूचना और प्रौद्योगिकी की मदद से ग्रामीण भारत के विकास में क्रांतिकारी कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने 6,26,000 से अधिक गांवों में भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण किया है। 2016 से यह योजना 875 करोड़ रुपए के वित्तीय मदद से चलाई जा रही है। इससे भूमि संसाधन का उच्चतम उपयोग होगा, कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा और विभिन्न एजेंसियों के साथ सूचना का आदान प्रदान हो सकेगा।
केंद्र सरकार और राज्य सरकार के ठोस प्रयासों से अभी तक 6.26 लाख लैंड रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण, 223 लाख मानचित्रों का डिजिटलीकरण और 5000 से अधिक सब रजिस्ट्रार कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण हो चुका है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक, जिसका उद्देश्य एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन के माध्यम से वर्षा सिंचित या अवक्रमित भूमि की उत्पादन क्षमता में सुधार लाना है, भूमि संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2021 से 2026 के 8,136 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ लागू किया जा रहा है। इस योजना के वाटरशेड विकास घटक से अब तक लगभग 11.52 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। अर्बन डेवलपमेंट के लिए भी व्यवस्थित और प्रमाणिक लैंड रिकॉर्ड्स की जरूरत है और इसलिए यह काम बहुत महत्वपूर्ण है। सरकारी योजनाओं का लाभ भी सही लाभार्थी को मिले, यह सुनिश्चित करने में लैंड रिकॉर्ड्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। भूमि संसाधन विभाग शहरी क्षेत्रों में भी भूमि अभिलेखों के प्रबंधन के लिए शहरी आवास का राष्ट्रीय भूस्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण नामक एक प्रायोगिक परियोजना शुरू करेगा। इस परियोजना के तहत विभिन्न राज्यों के 130 शहरों को शामिल किया जाएगा। केंद्र और राज्यों की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सार्वजनिक सेवा वितरण की प्रभावशीलता और दक्षता बढ़ाने के लिए भूमि अभिलेखों तक निर्बाध पहुंच महत्वपूर्ण है। सही और सटीक भूमि अभिलेखों का एकत्रीकरण देश के सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए अब जानते हैं मंडी भाव के बारे में। कृषि उपज मंडियों में इस दौरान धान की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव पर नजर डालें तो मंगलवार को दाहोद और लखीमपुर मंडी में धान के सौदे तेजी के साथ हुए, जबकि लखनपुरी, जलालाबाद और कोटा मंडी में धान के भाव स्थिर रहे। एग्मार्कनेट के मुताबिक छत्तीसगढ़ की लखनपुरी मंडी में 21 अक्टूबर को धान का भाव रहा 2100 रुपए। 22 अक्टूबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 2100 रुपए पर बना रहा। गुजरात की दाहोद मंडी में 21 अक्टूबर को धान का भाव रहा 1715 रुपए, जो कि 22 अक्टूबर को 45 रुपए की बढ़त के बाद 1760 रुपए हो गया। पंजाब की जलालाबाद मंडी में धान की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहाँ दोनों दिन यानी 21 और 22 अक्टूबर को धान का भाव 2320 रुपए पर टिका रहा। इसी तरह स्थिर भाव का सिलसिला राजस्थान की कोटा मंडी में भी बना रहा। यहाँ 21 अक्टूबर और 22 अक्टूबर को धान के सौदे भी बिना किसी फेरबदल के 2800 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 21 अक्टूबर को धान का भाव रहा 2160 रुपए, जो कि 22 अक्टूबर को 15 रुपए की छलांग लगाकर 2175 रुपए पर पहुंच गया। बात धान की उपज की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके अनुसार देश में धान की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 1378,25,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो 2022-23 के 1357.55 लाख टन की तुलना में 20,70,000 टन की बढ़त को दर्शाता है। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य रही, वहीं मंडियों में इसके भाव भी चढ़ते उतरते रहे। साथ ही कुछ मंडियों में इसके सौदे स्थिर भाव पर हुए। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 21 अक्टूबर को लहसुन का भाव रहा 21,600 रुपए, जो कि 22 अक्टूबर को 400 रुपए बढ़कर 22,000 रुपए हो गया। जबकि हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में लहसुन के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहाँ 21 अक्टूबर को इसका भाव रहा 32,000 रुपए, जो कि 22 अक्टूबर को 5,000 रुपए लुढ़क कर 27,000 रुपए हो गया। राजस्थान की कोटा मंडी में लहसुन के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 21 और 22 अक्टूबर को लहसुन का भाव बिना किसी बदलाव के 20,000 रुपए पर बना रहा। वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 22 अक्टूबर को लहसुन का भाव 300 रुपए चढ़कर
15,900 रुपए से 16,200 रुपए हो गया। भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 5 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। लहसुन के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान लहसुन का निर्यात था 57,346 मीट्रिक टन, जबकि इस साल यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का ये आंकड़ा 73,950 मीट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा। यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 16,604 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई। लहसुन की पैदावार की बात करें तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा लहसुन की पैदावार करने वाला राज्य है। मध्य प्रदेश तकरीबन 65% लहसुन की पैदावार करता है। इसके अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात भी ऐसे राज्य हैं जहां लहसुन की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और यहां पैदावार भी अच्छी होती है। इस साल लहसुन की पैदावार को देखें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान लहसुन की कुल पैदावार 32,13,930 टन रही, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 32,39,453 टन रही थी। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और असम में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। महाराष्ट्र में फसल को कटाई के बाद सुरक्षित स्थान पर रखें। वहीं कोंकण में बारिश की संभावना को देखते हुए खड़ी फसल में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। यहां के किसान सुबह के समय तैयार अगेती धान की कटाई का काम करें। कोंकण में साफ मौसम के दौरान मूंगफली की खुदाई भी कर लें। मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में तैयार बाजरे और सोयाबीन की कटाई करते रहे। यहां के किसान ज्वार की कटाई भी जारी रखें। मराठवाड़ा में कुसुम और चने की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही विदर्भ में खरीफ की तैयार सोयाबीन, मक्का और ज्वार की कटाई जारी रखें। विदर्भ के वाशिम जिले के किसान इन दिनों गेहूं की बुवाई का काम कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में सोयाबीन और मक्का की कटाई करें। मध्य प्रदेश के किसान इन दिनों सरसों की बुवाई का काम करें। बिहार की बात करें तो यहां के उत्तरी इलाके में अरहर की बुवाई का काम जल्दी पूरा कर लें। इन दिनों उत्तरी बिहार में सरसों की बुवाई कर सकते हैं। झारखंड के किसानों को सलाह है कि वो धान के खेतों में मेड़ों को मजबूत करें। धान की फसल में बाली आने के समय 5 से 10 सेंटीमीटर जल संरक्षण करें। वहीं सब्जियों के खेतों की मिट्टी में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए सफेद पॉलीथीन से मिट्टी को कवर कर दें। असम में तैयार तिल, मूंग और उड़द की कटाई का काम करें। यहां के किसान रब्बी की मक्का, सरसों, राई और तोरई बो सकते हैं। असम में इन दिनों फूल गोभी, पत्ता गोभी और बैंगन की रोपाई जारी रखें। फसल में पानी की कमी से बचने के लिए हर दूसरे दिन जरूरत के हिसाब से हल्की सिंचाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। शलजम को तो वैसे
हमला हो सकता है। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह से दवा का छिड़काव करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर देश भर में 2 साल तक विशेष आयोजन किए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से जानकारी दी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत का कहना है कि देश हमेशा से चाहता था कि शिवसेना शतक लगाए। इंडस्ट्रियल अल्कोहल को नशीला पदार्थ माना जाए या नहीं, इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने 1990 का अपना ही फैसला पलट दिया है। ताजा फैसले में 8 जजों ने बहुमत से ये माना कि इंडस्ट्रियल अल्कोहल का उत्पादन भले ही नशे के लिए नहीं किया जाता, लेकिन ऐसे सभी पदार्थ नशीले पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने कहा कि वक्फ बोर्ड में जो अन्याय हो रहा है उसे दूर करने के लिए केंद्र सरकार काम कर रही है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।